जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, आरएएस हो या किसी वनडे एग्ज़ाम्स की बात हो, ठीक है, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आपको जहाँ भी जीएस और इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के जो प्रश्न होते हैं वो एक दो प्रश्न आपको हमेशा पूछे जाते हैं। अगर किसी स्टेट का पीएससी है तो वहाँ तो मतलब काफ़ी भर भर के प्रश्न आते हैं। यूपीपीएससी और आरओ की बात करें तो आप मान के चलिए कि एवरेज 15 से 18 क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से, पर्यावरण और पारिस्थितिकी से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, इसकी पूरी सीरीज है, ये इसका 9वां वीडियो है। इसके पहले अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, जो भी 8 वीडियो हैं उनको आप देख लीजिए। 1.5 या 1.75 की स्पीड से भी देख लेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिवीजन के लिए ये बहुत बढ़िया सीरीज है ये। ठीक है, ये घटना चक्र की जो जीएस दृष्टि है उसकी ये जो है पीडीएफ से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और रिवीजन के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, आपको कम समय में बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें मैं उस पर फ्री इनिशिएटिव चलाता रहता हूँ, क्वेश्चंस भी पूछता रहता हूँ। ठीक है, जो भी कहीं कुछ पीडीएफ वगैरह मिलती हैं मैं उस पर शेयर करता रहता हूँ। एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई जानकारी है वो भी देता रहता हूँ, तो ज्वाइन कर लीजिएगा आप उसको। कुछ आपकी क्वेरी है डायरेक्ट वहाँ से पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं वो देख लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आएगा ये। ठीक है, उसी के कंटिन्यूएशन में ये सब चल रहा है। ठीक है, पिछला 8वां देख लेंगे तो 9वां आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए देखिए, पारिस्थितिकी अनुक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, देख लेते हैं। चरमोत्कर्ष समुदाय स्थायी, परिपक्व, अधिक जटिल और दीर्घकालिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चरमोत्कर्ष समुदाय स्थायी होता है, परिपक्व होता है, अधिक जटिल होता है और दीर्घकालिक होता है। प्राथमिक अनुकरण में द्वितीयक अनुक्रमण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। तो ये जो जितने भी ये हैं फैक्ट हैं, याद रखिएगा इनको एज इट इज़, कि प्राथमिक जो अनुक्रमण होता है प्राथमिक अनुक्रमण में द्वितीयक अनुक्रमण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक अनुक्रमण के दौरान मिट्टी बनने का जो है वो प्रक्रम चलता है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा क्यों ऐसा होता है। द्वितीयक अनुक्रमण अपेक्षाकृत तेज़ी से होता है, वो पहले वाला बता दिया क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ बीजों का बड़ा भंडारण तथा जीवों की अन्य प्रसुप्त अवस्थाएं होती हैं। तो इस वजह से जो है पहला वाला जो है वो स्लो चलता है, लेकिन सेकंड जो एक्सेशन होता है वो बहुत तेज़ी के साथ होता है। अनुक्रम में भाग लेने वाले प्रत्येक परिवर्तनशील समुदाय दो क्रमक यानी सीयर जो है वो क्या कहलाते हैं, क्रमावस्था कहलाते हैं, सीयर कहलाते हैं। अनुक्रम में भाग लेने वाले जो परिवर्तनशील समुदाय होते हैं वो सीयर कहलाते हैं। प्रायः लाइकेन चट्टानों पर प्राथमिक अनुक्रमण करते हैं, जो चट्टानों को पिघलाने के लिए अम्ल का स्राव करते हैं तथा अपरदन एवं मृदा निर्माण में सहायक होते हैं। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, जो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। एज इट इज़ आपको सेंटेंस में पूछ सकता है ये। ठीक है, तो इनको एक दो बार देख लीजिएगा, वीडियो को आप भगा भगा के देख लीजिएगा। 1.5 या 1.75 में देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। अनुक्रमण चाहे जल में शुरू हो या स्थल पर शुरू हो, उसका चरम समुदाय वन ही होता है। तो ये याद रखिएगा, चाहे वो जल में शुरू हो या थल में शुरू हो। ठीक है, लेकिन चरम जो क्लाइमेक्स जो बनेगा वो क्लाइमेक्स समुदाय वो वन ही होता है, वन के रूप में वो दिखेगा आपको। पारिस्थितिकी अनुक्रमण का चरण कैसे होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से। किस दिशाओं में चलता है ये, निम्नलिखित दिशाओं में चलता है, देख लीजिए कैसे। तो जीवों की प्रजातियों में भिन्नता, ठीक है, जीव एवं प्रजातियों की संख्या में वृद्धि, ठीक, संपूर्ण जैव मात्रा में वृद्धि होगी, जैव उत्पादकता और ऊर्जा प्रवाह में कमी होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसी क्रम में ऐसे रहता है, ये चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक, घास स्थल समुदायों में द्वितीयक अनुक्रमण कहीं तेज़ी से होता है, जिसमें 20 से 40 वर्ष लग जाते हैं। घास स्थल समुदायों में द्वितीयक अनुक्रमण कहीं तेज़ी से होता है, जिसमें 20 से 40 वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, जबकि टुंड्रा स्थलों में इस प्रक्रिया में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब यहाँ पे तो 20 से 40 में ही है, लेकिन टुंड्रा वाले क्षेत्र में जाओगे, ऊपरी जो जहाँ पे आपको लाइकेन और ये सारी चीज़ें, मॉस, ये सब वनस्पतियाँ मिलती हैं, वहाँ पे आपको सैकड़ों वर्ष ये लग जाते हैं अनुक्रमण में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण कैसे होता है, क्या होता है, देखते हैं। यहाँ पे कुछ बताया हुआ है इसमें। ठीक है, जैसे होता कैसे है, ये कोई यहाँ पे एक समुदाय है। ठीक है,
तो वहाँ पे समुदाय क्या हुआ, वहाँ पे जैसे ये जंगल है, इसमें यहाँ पे आग लग गई, ठीक, आग लग गई, यहाँ पे सब कुछ मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर धीरे धीरे यहाँ पे 1-2 साल बाद यहाँ पे वनस्पतियाँ उगना शुरू हो गई, जैसे ये घास भूमि बन गई, फिर यहाँ पे धीरे धीरे कुछ कुछ वनस्पतियाँ उगनी शुरू हो गई। तो ये क्या कहलाती हैं, ये अग्रणी प्रजातियाँ कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी, अग्रणी प्रजातियाँ, ठीक है, याद रखिएगा ये। फिर उसके बाद थोड़े और कुछ बड़े वृक्ष उगेंगे यहाँ पे, घास झाड़ियाँ, पाइन, ओक और ये सब क्या होंगी, मध्यस्थ, ठीक है। और विकसित ओक और हिकोरी के वृक्ष ये, यानी कि ये पूरा जंगल वन बन जाएगा, ये क्लाइमेक्स समुदाय होगा। तो इनका क्रम याद रखिएगा, अग्रणी, मध्यस्थ और चरम, ठीक, याद रखिएगा। और कितने कितने वर्षों में कैसे कैसे होता है तो ये ध्यान रखिएगा, ये वर्ष देख लीजिएगा, ठीक है। अनुक्रमण की सामान्य प्रक्रिया, ये जो सक्सेशन वाला है वो दिखाया गया है इसमें, ठीक है। क्लेमेंट्स ने वर्ष 1916 में, इनका नाम याद रखिएगा, क्लेमेंट्स ने 1916 में अनुक्रमण की निम्न प्रक्रियाओं का उल्लेख किया। कैसे कैसे, देखिए, वनस्पति रहित न्यूडेशन बोलते हैं सबसे पहले। न्यूडेशन, किसी भी प्रकार की वनस्पति से रहित नग्न क्षेत्र का निर्माण होता है पहले। वही है जैसे अब उसमें दिखाया ना कि आग लग गई तो वहाँ पे क्या हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, नग्न हो गई, वहाँ पे न्यूडेशन हो गया। फिर वहाँ पे आक्रमण होता है, इन्वेजन होता है। ये क्रम पूछता है, मैं इसीलिए इसको बता रहा हूँ, ये क्रम पूछता है कि कौन सा पहले आएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूडेशन होगा, फिर इन्वेजन होगा, फिर कंपटीशन एंड कोएक्शन होगा। विभिन्न प्रकार के जीवों के मध्य यहाँ पे संसाधन और स्थान के लिए अंतर्जातीय एवं अंतराजातीय संघर्ष होगा, ठीक है। तो पहले आप वहाँ पे न्यूडेशन होगा, फिर इन्वेजन होगा, फिर कंपटीशन और कोएक्शन होगा, उसके बाद रिएक्शन होगा। जीवित प्राणियों के प्रभाव फलस्वरूप पर्यावरण में आने वाला परिवर्तन जो है वो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर धीरे धीरे स्टेबलाइजेशन होगा, स्थिरीकरण हो जाएगा, ठीक है। अनुक्रमण क्रिया की का अंतिम समुदाय, जिसे दूसरे समुदाय के द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता, फिर वो स्टेबलाइज हो जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमेशा मतलब बनी ही रहती हैं, फिर उनको वो हटा नहीं पाते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ भी कर लीजिए, कुछ घास फूस या कुछ ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जो अपने स्थान पे वो बनी ही रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बात है, ठीक। तो ये क्रम याद रखिएगा, बार बार बता रहा हूँ मैं। न्यूडेशन, इन्वेजन, सबसे पहले न्यूडेशन होगा, यानी वहाँ पे नग्नता होगी, नग्न होगा, फिर आक्रमण होगा, फिर संघर्ष होगा, फिर प्रतिक्रिया होगी, संघर्ष होगा तो प्रतिक्रिया होगी, और उसके बाद फिर लड़ झगड़ के फिर स्थिर हो जाएंगे, ठीक है। आम तरीके से भी समझ सकते हैं इसको। इसे भी जानें। पारिस्थितिकी अनुक्रमणता में उसी प्रकार के जीवन का आगमन होता है जो वहाँ के लिए उपयुक्त होता है। अब ऐसा नहीं है कि मतलब आप टुंड्रा क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ आपको आम, नीम और इसके अमरूद के पेड़ नज़र आएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, जैसे जहाँ की उपयुक्तता होती है उसी तरीके के वहाँ पे आपको वनस्पतियाँ देखने को मिलती हैं, वनस्पतियाँ, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे टुंड्रा क्षेत्र में आपको सिर्फ लाइकेन का आगमन होगा, दिखेगा वहाँ पे, वहाँ ऐसा नहीं कि बड़ी बड़ी मतलब वनस्पतियाँ आपको दिख जाएंगी, ठीक। टैगा क्षेत्र में आपको शंकुधारी वनों का आगमन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब हम आते हैं सहोपकारिता। इसका सब उदाहरण क्या होता है, सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म। बहुत सिंपल सी भाषा में समझिएगा। म्यूचुअल क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए एक क्लास की बात कर लेते हैं। जैसे एक क्लास में मान लीजिए एक क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, या 10 या 8 या जो भी बच्चे हैं। अब कोई बच्चा पहले आया, कोई बाद में आया, ठीक है। किसी बच्चे को आँख में मतलब उसकी रोशनी थोड़ा कम है, चश्मा लगाता है, वो पीछे, उसको सीटें पीछे मिल गई क्योंकि वो लेट आया। और जो बच्चे आगे आए, मतलब पहले आए, उन्होंने अपने आगे जो है वो सीट यहाँ पे बुक कर ली, बैठ गए वो। अब यहाँ पीछे बैठा हुआ, यहाँ पे मान लीजिए ये टीचर पढ़ा रहे हैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पे। अब इसको पीछे वाले बच्चे को आँख कमज़ोर है, दिखाई भी नहीं दे रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, टीचर बोलेंगे यार ऐसा है, आपस में थोड़ा फेरबदल कर लो। ये बोलेगा कि ऐसे ऐसे है, मुझे दिखाई कम दे रहा है। तो टीचर क्या बोलेंगे, यार आपस में वो करो, बिठा लो उसको, आगे कर लो, एक बंदा पीछे चले जाओ, इस तरीके से। यानी कि मैं मतलब लेमैन भाषा में समझा रहा हूँ आपको कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और भी चीज़ें होती हैं ना, जैसे किसी को कोई ड्यूटी मिली, मान लीजिए कोई कहीं पे आप लोग काम कर रहे हैं, किसी को कोई ड्यूटी मिल गई, किसी को कोई कार्य करने के लिए मिल गया, कुछ भी मिल गया, तो अब वो चूँकि बदल नहीं सकता है, लेकिन आप आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जैसे पोस्टिंग वगैरह होती है, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कोई साउथ का बंदा है, वो नॉर्थ में आ गया है, नॉर्थ वाला बंदा साउथ में है, तो वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है,
वो आपस में पोस्टिंग करा लेते हैं। वो साउथ में चला जाएगा, साउथ वाला साउथ में चला जाएगा, और नॉर्थ वाला नॉर्थ में चला जाएगा। ये होता है म्यूचुअल। मैंने आपको बहुत मतलब लेमैन भाषा में समझाया, ठीक है। दलहनी पौधों में जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो राइजोबियम होते हैं, जीवाणु, ये म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। तो उदाहरण याद रखिएगा, ठीक है। समुद्री एनीमोन एक निडेरियन प्राणी है। ये हर्मिट क्रैब के कवच में संलग्न होकर परिवहन और भोजन प्राप्त करता है। एनीमोन सुरक्षा और छद्मावरण प्रदान करता है, और वो भी उसको परिवहन देता है, दूसरा वाला जो है ये हर्मिट, ठीक है। लाइकेन और शैवाल, ये जो लाइकेन में शैवाल और कवक होते हैं, तो क्या करते हैं, ये एक दूसरे को मतलब पूरक होते हैं एक तरीके से, ठीक है। शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है, और कवक जो है वो जल तथा सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये होता है लाइकेन, क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म का उदाहरण हो गया, सहोपकारिता का या सहजीविता का उदाहरण हो गया, ठीक है। परागण वाली क्रिया हो गई अंजीर के फल एवं बर्ग के बीच, ठीक है। ऑर्किड पुष्प और भंवरों के बीच, दीमक और इनकी आंत में पाए जाने वाले क्लेजेलेट प्राणी, कुछ जीवाणुओं का जंतुओं के आंत में पाया जाना, ठीक है। तो ये जैसे रूमेन में ये पाए जाते हैं ना, ये जो कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन बनाने में काम आते हैं, ठीक है। तो ये है, ये इस तरीके से, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए परीक्षा उपयोगी कुछ देख लेते हैं दृष्टि। ये इसको आप बहुत ध्यान से देखा करिए। ये आपको एज इट इज़ आपको प्रश्न है ये एक तरीके से, और ऐसे के ऐसे आपको मिल सकता है इसमें, ठीक। तो ये बहुत ध्यान से देखिए इसको। इसमें एक पारितंत्र में प्रजातियां रह सकती हैं। तो जो पारितंत्र होता है ना, उसमें एक से अधिक प्रजातियां होती हैं, ये आपको याद रखना होगा। कीस्टोन प्रजाति की संख्या कम होने के बावजूद भी उनका आनुपातिक महत्व क्या होता है, अधिक होता है। बोलते हैं ना भाई ये की पर्सन है। की पर्सन का मतलब हुआ कि आप ऐसे समझिए कि की पर्सन हर कोई नहीं हो सकता है। तो इसी मतलब लेमन भाषा में समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, मतलब इसको समझिए कि की पर्सन कैसे बोलते हैं। मतलब आप कई लोग हैं, ठीक है। समाज में जैसे कई लोग होते हैं, समाज पूरा बहुत सारे लोगों से मिलकर बना होता है, उसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में जो की पर्सन का काम करते हैं। की पर्सन का मतलब क्या हुआ कि उनको कुछ खास जिम्मेदारी होती है, उनकी कुछ खास मतलब उनके पास कुछ विशेषताएं होती हैं, या उनका जो मतलब कुछ न कुछ उनके पास ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो की पर्सन होते हैं, ठीक है। कुछ भी दिक्कत हुई, कुछ भी समस्या हुआ तो उनके पास जाते हैं। तो वैसे ही समझिए आप, ठीक है, कि उनकी संख्या कम होती है लेकिन उनका आनुपातिक महत्व अधिक होता है। चरम सामाजिक संगठन पाया जाता है। दीमकों, चींटियों तथा मधुमक्खियों आदि की कॉलोनियों में चरम समुदाय पाया जाता है, सामाजिक संगठन पाया जाता है। यदि समुदाय में किसी कारण कोई बाधा पड़ जाए तो इसमें तेज़ी से परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। क्या आप जानते हैं, बताइए क्या जानते हैं आप, जीव द्रव्य में, ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको जीवन का भौतिक आधार बोलते हैं, जिसमें कि 90 से 95% जल का बना होता है। ये मानव रुधिर के प्लाज्मा में 90% से अधिक जल होता है। तो क्या आप जानते थे, ये नहीं जानते थे तो जान लीजिए कि भैया जो प्रोटोप्लाज्म होता है जीव द्रव्य, वो जीवन का भौतिक आधार होता है, ठीक है। ये सेल में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं, यद्यपि पारिस्थितिकी अनुक्रमण का अंत चरम समुदाय की स्थापना के साथ होता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि चरम समुदाय स्थैतिक होता है। इसमें भी परिवर्तन होता है, लेकिन धीमी गति से, भले ही जलवायु स्थिर हो, ठीक। तो ये याद रखिएगा, यानी कि क्लाइमेक्स पहुंच गया ऐसा, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो अब कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं, उसमें भी परिवर्तन होता है लेकिन बहुत धीमी गति से होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। देखिए इसमें जैविक अन्योन्य क्रिया और भी हैं कुछ, बायोटिक इंट्रैक्शन, जैसे सहयोगकारिता वाला मैंने आपको समझा दिया। तो होता क्या है ये सहयोगकारिता में, सहयोगकारिता में होता है कि एक ए जाति है और एक बी जाति है, ठीक है। तो इसको भी लाभ होगा, इसको भी लाभ होगा, यानी कि दोनों प्रजातियों के लिए लाभकारी होती है क्या, ये जो सहोपकारिता होती है, म्यूचुअलिज्म। जैसे लाइकेन, ठीक है, लाइकेन, ठीक। तो लाइकेन में क्या क्या होता है भैया, बैक्टीरिया वो होता है, शैवाल होता है, और क्या होता है, कवक होता है, ठीक है, एल्गी और फंगाई, ठीक। एल्गी प्रकाश संश्लेषण करता है और वो जो है जल और सुरक्षा प्रदान करता है, कवक। ये याद रखिएगा। कम्युनलिज्म क्या है, ये सहभोजिता क्या है, तो एक को लाभ होता है लेकिन एक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका एक और उदाहरण है म्यूचुअलिज्म वाला, ये भंवरों का भ्रमर द्वारा परागण जो होता है, ये सहभोजिता वाला, एक प्रजाति सहभोजी को लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति से उसको ना कोई लाभ होता है और ना ही उससे कोई हानि होती है। जैसे चूसक का भोजन और सुरक्षा के लिए शार्क मछली की सतह से जुड़ा रहना। अगर आप देखिए कभी वीडियो यूट्यूब वगैरह में देखिएगा, बड़ी जो शार्क मछली होती है, ठीक है, उसके यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी मछलियाँ ऐसे ऐसे चिपकी रहती हैं, चलती रहती हैं साथ में,
तो इनको तो लाभ होता है, लेकिन इससे जो बड़ी मछली है यानी व्हेल है जो या शार्क है उसको कोई लाभ नहीं होता है, ना कोई उसको उनसे कोई हानि होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। पूछता है, ये मैचिंग में आता है। आदि सहयोगिता क्या है, प्रोटो कॉपरेशन क्या है, तो इसमें भी दोनों को लाभ होता है। ठीक है, दोनों प्रजातियों एक दूसरे से वो अन्योन्य क्रिया लाभकारी होती है इनकी। ठीक है, वो तो हो गई पॉजिटिव वाली, सकारात्मक। ठीक है, अब नकारात्मक भी होती हैं, जैसे परभक्षण यानी प्रिडेशन। इसमें क्या होता है, शिकार शिकारी जो है ये परभक्षण वाला है, प्रिडेशन। ठीक है, जैसे शेर द्वारा हिरण का शिकार किया जाना। परजीविता आपने देखा होगा, पैरासाइट होते हैं ना, परजीवी जीव, वो एक को लाभ होगा दूसरे को हानि होगी। अमर बेल जो है वो दूसरे पौधे पर उगता है और उस पौधे को सुखा देता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, ये परजीविता है। ठीक, असहभोजिता अमेंसलिज्म, ये अमेंसलिज्म ये क्या है, इसमें एक जाति दूसरी प्रजाति को सीमित कर देती है। ठीक है, यानी कि उसे हानि पहुंचाती है परंतु स्वयं अप्रभावित रहती है। एक पेड़ के नीचे छोटे पौधे का उगना। ठीक है, इस तरीके से। स्पर्धा क्या है, कंपटीशन में आपको पता है दो जाति, इसमें दोनों को वो होता है नुकसान, दोनों जातियाँ नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। जैसे चूहे की कमी का प्रभाव सांप और बिल्ली दोनों पर पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया स्पर्धा। उदासीन में क्या होता है, जैसे उदासीन न्यूट्रलिज्म ही है, प्रजातियाँ कभी भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। ये उदाहरण देख लो पैरासाइट वाले जो परजीविता वाले, जैसे अमरवेलिए। ठीक है, मिस प्लेटो, लोरेंथस, ये रेफ्लेसिया, फीता क्रीम, गोल क्रीम। ठीक है, ये सब मलेरिया परजीवी जो हैं। मानव में जू पड़ जाती है ना, देखा होगा आपने। ठीक है, कुत्ते में जो है वो, कुत्तों में देखना पिस्सू पड़ जाते हैं। ठीक है, खाज होने लगती है। ये देखिए एस्केरिस एक आंतरिक परजीवी है जो मनुष्य के आंत में पाया जाता है, एस्केरिस। ठीक, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा इनको। ठीक है, चलिए माइकोराइजा क्या है भैया, देख लीजिए। उदाहरण इसका क्या है, माइकोराइजा चीड़, ऑर्किड, लीची और रेफ्लेसिया आदि की जड़ों में ये पाया जाता है, बैक्टीरिया एक तरीके से। ठीक है, ये क्या है, कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन है, ये इसको बोलते हैं माइकोराइजा। क्या है, कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। याद रखिएगा, दो प्रकार से होता है ये, एक तो होता है एक्टोट्रॉफिक और ये होता है एंडोट्रॉफिक। एक्टोट्रॉफिक क्या है, कवक जाल जो है वो जड़ों के धरातल में मिलता है, तो ये एक्टोट्रॉफिक हो गया। और एंड्रो क्या है, कवक जो है जड़ों की वलकुट कोशिकाओं में फैला रहता है, ये तो ये एंडोट्रॉफिक हो गया। की स्टोन मैंने अभी बताया था कि जो स्पीसीज़ हैं की स्टोन वो क्या होती हैं, तो ये प्रजाति या प्रजातियों का समूह जो पारतंत्र में अपनी संख्या के कारण नहीं बल्कि अपनी भूमिका और कार्यों के कारण प्रभाव डालती हैं। मैंने बताया ना कि ऐसे गांव में, समाज में कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ खास विशेषताएं होती हैं। वो मतलब संख्या में कम होंगे, वो एक दो होंगे, लेकिन वो पूरे ग्राम को, पूरे समाज को, पूरे जो वातावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से वो की स्टोन प्रजातियाँ हो गई, यानी कि उनकी संख्या मायने नहीं रखती है। ठीक है, बल्कि उनकी भूमिका और उनके कार्य प्रभाव डालते हैं, तो ये याद रखिएगा। सहभोजिता के उदाहरण देख लो भैया, ये बर्नाकल और व्हेल, ये देखिए जैसे ये चिपकी हुई हैं। ठीक है, बगुला और भैंस देखते होंगे आप, गाँव में बहुत देखते होंगे। कैक्टन, रेन पक्षी और नागफनी, ये भी देखते होंगे आप लोग। ठीक, पेड़ पर एपी फाइट के पौधे जो उग जाते हैं वो भी देखा होगा आपने। बैट फिश और ये मांटारे भी देखा होगा आपने। ऑक्टोकोरल और ये ब्रिटल स्टार, ये शायद समुद्र में तो आपने नहीं देखा होगा, लेकिन देख सकते हैं आप। ठीक है, की स्टोन प्रजातियों के उदाहरण देख लो, बहुत पूछता है, कई बार ये पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी की स्टोन प्रजातियाँ हैं। तो देखिए बड़े परभक्षी जो इतने भी होते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, ये सब क्या हैं, ये सब आपके की स्टोन प्रजातियाँ हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम एजिटोबैक्टर, ये भी हैं की स्टोन। मृदा में ह्यूमस बढ़ाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी हैं। अंजीर का पेड़ भी होता है। ठीक है, और डंग बीटल्स आपने देखा होगा, गोबर का एक वो ऐसे गोल गोल सा बनाते हुए लेके जाते हुए देखा होगा आपने। गांव वगैरह में जो बच्चे होते हैं ना, जो पले बढ़े हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा ये। ठीक है, बहुत बदमाशी करते थे इनके साथ। चलिए, तो ये याद रखिए कि डंग बीटल्स भी होते हैं, अंजीर का पेड़ होता है, मृदा में ह्यूमस बढ़ाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले होते हैं, बड़े परभक्षी जैसे शेर, ये चीता, भेड़िया, ये सब। ठीक, चलिए कोर प्रभाव क्या होता है देख लेते हैं। ये अवधारणा क्या है, कुछ प्रजातियों की संख्या और उनके घनत्व का अपने चारों ओर के जैविक समुदायों से अधिक होना वो कोर प्रभाव कहलाता है। कोर इफेक्ट के उदाहरण देख लो, जैसे
नदी तट के किनारे घास का मैदान देखा होगा आपने, ठीक है, जहाँ पर्वत और घाटी आपस में मिलते हैं, वो भी कोर इफेक्ट है। जंगलों के अंतिम बिंदु पर आपको ये दिखेगा जहाँ एस्चुरीज समुद्र में मिलती हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसे होते हैं, ऐसे जगह होते हैं, ऐसे होते हैं जो अपने जनघनत्व, अपने जो समुदाय हैं उनकी जैविक समुदायों से वो अधिक हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो वो कोर इफेक्ट कहलाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो, ये क्या है, किसी एडाप्शन आप अनुकूलन समझ सकते हो। एडाप्शन आपको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। किसी जीव या पौधे की बनावट या व्यवहार अथवा जीने की जो पद्धति होती है जिसके द्वारा वह विशेष पर्यावरण में जीवित रहता है, वो एडाप्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जैसे मछली अपने गलफड़ों और जो गिल्स होते हैं और पंखों की सहायता से जल में जीवित रहती है, तो भाई इसका ये एडाप्शन ही है। ठीक, नागफनी का अपनी विशिष्ट बनावट के कारण वो मरुस्थल में जीवित रहता है। उसके जो पत्ते हैं वो सब वो कांटों में बदल जाते हैं, ठीक है, ताकि वो जल का जो वाष्पोत्सर्जन है वो ना हो सके, ठीक है, वो भी तो बहुत कम हो सके। उसका तना जो है वो मांसल उसमें बदल जाता है। ठीक, तो ये है क्या है सब, ये एडाप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देख लीजिए, उसी का ये सब दिया हुआ है अनुकूलन में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ये भालू है, तो भालू के ये छोटे कान ऊष्मा क्षय के रोकने के लिए, ठीक है, याद रखना, बहुत छोटे, अब इतना बड़ा शरीर होता है उसका, लेकिन जो ये सफ़ेद भालू होता है वो उसके कान कितने छोटे से होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, मोटा सफ़ेद फर भालू को गर्म रखने में सहायता होता है, क्योंकि ये पोलर बियर है। ठीक है, पोलर बियर है और ये ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। वहाँ क्या है, उसी तरीके से उसने अपने आप को अनुकूल कर लिया है। ठीक है, छोटे कान, मोटे सफ़ेद फर, ठीक है, ये हो गए। वसा की मोटी चमड़ी हो जाती है पर वो जिससे कि उसको ठंड ना लगे, रोकी जा सके उससे। ठीक है, नुकीले दांत होते हैं शिकार को फाड़ने के लिए। ठीक, इस तरीके से। ऊँट देख लीजिए, ऊँट का क्या है, जैसे नथुने बालों से ढके और रेत को नाक में जाने से रोकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे वो बाल होते हैं नाक में। ठीक है, ये कुबड़ होता है, ये वसायुक्त कुबड़ जिसे ऊँट ऊर्जा के लिए उपयोग करता है। घनी पलकें आँखों में रेत जाने के लिए, वो भी वही चीज़ है, सेम। ठीक है, मोटे जो होंठ होते हैं कांटेदार रेगिस्तानी पौधों को खाने के लिए सहायता करते हैं, वो मतलब चुभते नहीं कांटे उनके उसमें। रेत पर ऊँट के चलने के लिए जो है उनका जो पैर देखा हो आपने, स्पंजी टाइप रहते हैं, दबाव को कम करने के लिए गद्देदार पंजे होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये अनुकूलन है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक, उसी तरीके से व्हेल का भी दिया हुआ है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में विविध देख लेते हैं, कुछ नियम पूछता है, ये क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है या सीधे सीधे ईयर पूछ लेता है, आपको मैचिंग में दे देगा इधर से उधर, या तो सीधे सीधे वो देगा, आपको नाम दे देगा और क्रम बोलेगा कि कौन पहले कौन बाद में। इसमें देखिए, जैसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम ये सबसे पहले आया 1972 में, फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, पर्यावरण संरक्षण जिसे अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं 1986 में आया, अनुसूचित जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता, यानी कि इसको FRA भी बोलते हैं, FRA एक्ट, ठीक है, 2006 में आया। तो ये इनके साल याद रखिएगा, वर्ष, अगर वर्ष याद रखेंगे तभी आपको क्रम लगाने में सहायता मिलेगी, अदरवाइज आप गलती कर जाएंगे। ठीक, चलिए देखिए, प्राणियों में अनुकूलता की कार्य नीति दिया हुआ है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे अनुकूल होते हैं। देखिए, जैसे एक आपने सुना होगा हाइबरनेशन में जाना, यानी शीत निष्क्रियता, आपने सुना होगा ना। उत्तरी स्थलीय गिलहरी होती है, शरीर के तापमान में कमी और श्वसन की दर को तथा हृदय की गति को कमी करने के लिए ये सब हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ठीक है, हाइबरनेट सुना होगा आपने। ग्रीष्म निष्क्रियता भी होती है, एस्टिवेशन भी होता है। दक्षिण पश्चिमी मरुस्थलों में ये स्थलीय गिलहरी होती है, ये गर्मी से बचने के लिए अपने आप को मतलब इस तरीके से निष्क्रिय अवस्था में ले जाती है। ठीक, छद्मावरण देखा होगा आपने, पत्ती में टिड्डे वगैरह छुप जाते हैं। ठीक है, आपने देखा गिरगिट देखा होगा, ये भी है, वो अनुकूलन ही है, जहाँ जाता है वो उसी तरीके से अपने आप को ढाल लेता है। बेट्सियन अनुकरण, ठीक है, मोनार्क बटरफ्लाई का वायसराय बटरफ्लाई के द्वारा अनुकरण किया जाता है। ठीक, मिलेरियन अनुकरण है, ये भी है वही चीज़ है, मोनार्क बटरफ्लाई का क्वीन बटरफ्लाई का द्वारा अनुकरण ये। ठीक है, दोनों तितलियाँ एक जैसी दिखती हैं तथा भक्ष्य के लिए बेस्वाद होती हैं। तो ये इस तरीके से है। प्रतिध्वनि निर्धारण, इको लोकेशन, जैसे घोड़े की नाल, चमगादड़ व अन्य, ठीक है, ये है। तो ये याद रखना है ये चीज़। ठीक, अब ये कुछ और भी देख लेते हैं मिसलेनियस चीज़। जैसे महासागर ये सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र होता है, पूछता है ये। हेलोक्लाइन क्या है, तो ये जल निकायों में लवणता प्रदर्शित करती है, हेलोक्लाइन। ठीक, अर्नीस नेज ने 1972 में डीप इकोलॉजी
डीप इकोलॉजी शब्द दिया था इन्होंने अर्नीस नेज ने। ठीक, याद रखना। पिक्नोक्लाइन क्या है, तो ये जल निकाय में घनत्व का प्रदर्शक है। थर्मोक्लाइन क्या है ये, तो जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन का प्रदर्शक होता है ये। थर्मोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन और हेलोक्लाइन, ये सब याद रखना। ठीक है, पूछता है वो क्या क्या है वो। तो पिक्नोक्लाइन जल निकाय में घनत्व बताता है, थर्मोक्लाइन ये तापमान बताता है गहराई के साथ। जोसेफ ग्रीनले ने पारिस्थितिकी निसे, इकोलॉजिकल ये निसे है इस शब्द की, इन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने इसको प्रस्तुत किया था। तो इनका भी नाम याद रखना, ग्रीनले, और इनका भी नाम ये जो अर्नीज नेज है, डीप इकोलॉजी और पारिस्थितिकी निसे, दोनों का नाम याद रखना। ठीक, अनुकूलन के प्रकार क्या है, तो इसमें देख लीजिए अनुकूलन के प्रकार संरचनात्मक, व्यवहारात्मक, शारीरिक, ये 3 प्रकार के होते हैं। संरचनात्मक देखिए, यह अनुकूलन शारीरिक संरचना जैसे किसी जीव के आकार, रंग आदि में इसमें संबंधित होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। व्यवहारात्मक यानी व्यवहार में परिवर्तन, ऐसा अनुकूलन जो जीवों के कार्य और व्यवहार को प्रभावित करे। ठीक, शारीरिक क्या है, इस प्रकार के अनुकूलन शरीर के आंतरिक अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं से संबंधित होते हैं, यानी कि अंदर आंतरिक उसमें परिवर्तन हो जाना। ठीक, ये दिया हुआ है, उदाहरण दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप। संरचनात्मक अनुकूलन के उदाहरण क्या है, ध्रुवी लोमड़ी, ठीक है, ये धब्बेदार तेंदुए, और व्यवहारात्मक वाले में ये भंवरा, ठीक है, मधुमक्खियाँ, भालू, चमगादड़ और साइबेरियन पक्षियाँ, ये सब हो गए, ये सब व्यवहारात्मक वाले हैं। ठीक, और ये देखिए शारीरिक वाले में देख लीजिए, तो इसमें जैसे ये कंगारू चूहा है, ठीक है, ये अत्यधिक दक्ष किडनी के कारण अपशिष्ट के रूप में कम पानी बर्बाद करता है, और ये सर्वाधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक ये बिना पानी रह सकता है। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, यूपीपीसीएस 2018 या 19 में पूछा गया है। तो ये कंगारू चूहा। मच्छरों को भी यही है, ठीक है, मच्छरों में रक्त जमाव को रोकने के लिए उनकी लार में विशेष यौगिक उपस्थित होता है। तो ये सब शारीरिक हो गए, तो ये ध्यान रखना ये। ठीक है, चलिए, तो ये आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी है इतना। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, बाकी जो होगा नेक्स्ट वाले में आपको मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा इसको, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।